आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में सूचना निकली। कोहनूर थिएटर में शकुंतला शकुंतला शकुंतला, शकुंतला मिस कनक, दुष्यंत राजकुमार वर्मा एमए। प्रशंसा में और भी बड़े बड़े आकर्षक शब्द लिखे हुए थे। थिएटर शौकीनों को हाथ बढ़ाकर स्वर्ग मिला। वे लोग थिएटरों का तमाम इतिहास कंठाग्र रखते थे। जितने एक्टर और मशहूर बड़ी छोटी जितनी भी एक्ट्रेस थीं, उन्हें सबके नाम मालूम थे, सबकी सूरतें पहचानते थे। पर ये मिस कनक अपरिचित थी। विज्ञापन के नीचे कनक की तारीफ भी खूब की गई। लोग टिकट खरीदने के लिए उतावले हो गए। टिकट घर के सामने अपार भीड़ लग गई, जैसे आदमियों का सागर तरंगित हो रहा हो। एक एक झोंके से बाढ़ के पानी की तरह वो जन समुद्र इधर से उधर डोल उठता था। बॉक्स ऑर्केस्ट्रा फर्स्ट क्लास में भी और दिनों से ज्यादा भीड़ थी। विजयपुर के कुंवर साहब भी उन दिनों कलकत्ते की सैर कर रहे थे। इन्हें स्टेट से 6,000 मासिक जेब खर्च के लिए मिलता था। वो सब नई रोशनी नए फैशन में फूंक कर ताप लेते थे। आपने भी एक बॉक्स किराए पर लिया। थिएटर की मिसों की प्रायः आपकी कोठी में दावत होती थी, और तरह तरह के तोहफे आप उनके मकान पहुंचा दिया करते थे। संगीत का आपको अजहद शौक था। खुद भी गाते थे, पर आवाज जैसे ब्रह्मभोज के पश्चात कड़ाह रगड़ने की। लोग इस पर भी कहते थे, क्या मझी हुई आवाज है। आपको भी मिस कनक का पता मालूम न था। इससे और उतावले हो रहे थे, जैसे ससुराल जा रहे हों और स्टेशन के पास गाड़ी पहुंच गई हो। देखते देखते संध्या के 6 का समय हुआ। थिएटर गेट के सामने पान खाते, सिगरेट पीते, हंसी मजाक करते हुए बड़ी बड़ी तौंद वाले सेठ छड़ियां चमकाते, सुनहली डंडी का चश्मा लगाए हुए कॉलेज के छोकरे, अंग्रेजी अखबारों की एक एक प्रति लिए हुए हिंदी के संपादक, सहकारियों पर अपने अपार ज्ञान का बुखार उतारते, पहले ही से कला की कसौटी पर अभिनय की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हुए टहल रहे थे। इन सब बाहरी दिखलाओं के अंदर सबके मन की आंखें मिसों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके चकित दर्शन चंचल चलन को देखकर चरितार्थ होना चाहती थीं। जहां बड़े बड़े आदमियों का ये हाल था, वहां थर्ड क्लास तिमंजिले पर फटी हालत, नंगे बदन, रूखी सूरत बैठे हुए बीड़ी सिगरेट के धुएं से छत भर देने वाले, मौके बेमौके तालियां पीटते हुए इनकोर इनकोर के अप्रतिहत शब्द से कानों के पर्दे पार कर देने वाले अशिष्ट मुंहफट कुली क्लास के लोगों का बयान ही क्या। वहीं इन धन कुबेरों और संवाद पत्रों के सर्वज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ ये लोग भी कला के प्रेम में साम्यवाद के अधिकारी हो रहे थे। देखते देखते एक लॉरी आई। लोगों की निगाह तमाम बाधाओं को चीरती हुई हवा की गोली की तरह निशाने पर जा बैठी। पर उस समय गाड़ी से उतरने पर वे जितनी मिस डली, मिस कुंदन, मिस हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, रमा, क्षमा, शांति, शोभा, किसमिस और अंगूर बालाएं थीं, जिनमें किसी ने हिरन की चाल दिखाई, किसी ने मोर की, किसी ने हस्तनी की, किसी ने नागिन की, सब की सब जैसे डामर की पुती अफ्रीका से हाल ही आई प्रोफेसर डीवर या मिस्टर चटर्जी की सिद्ध की हुई हिंदुस्तान की आदिम जाति की ही कन्याएं और बहनें थीं। और ये सब इतने बड़े बड़े लोग इन्हें ही कला की दृष्टि से देख रहे थे। कोई 6 फीट ऊंची, तिस पर नाक नदारत, कोई 1.5 ही हाथ की छटंकी, पर होठ आंखों की उपमा लिए हुए आकर्ण विस्तृत, किसी की 3.5 हाथ की लंबाई,
चौड़ाई में बदली हुई। एक एक कदम पर पृथ्वी कांप उठती। किसी की आंखें मक्खियों सी छोटी और गालों में तबले मढ़े हुए। किसी की उम्र का पता नहीं, शायद सन 57 के गदर में मिस्टर हडसन को गोद खिलाया हो। इस पर ऐसी दुल की चाल सबने दिखाई जैसे भुल भुल में पैर पड़ रहे हों। जनता गेट से उनके भीतर चले जाने के कुछ सेकंड तक तृष्णा की विस्तृत अपार आंखों से कला के उस अप्राप अमृत का पान करती रही। कुछ देर के बाद एक प्राइवेट मोटर आई। बिना किसी इंगित के ही जनता की क्षुब्ध तरंग शांत हो गई। सब लोगों के अंग रूप की तड़ित से प्रहत निश्चेष्ट रह गए। ये सर्वेश्वरी का हाथ पकड़े हुए कनक मोटर से उतर रही थी। सबकी आंखों के संध्याकाश में जैसे सुंदर इंद्रधनुष अंकित हो गया। सबने देखा मूर्तिमती प्रभात की किरण है। उस दिन घर से अपने मन के अनुसार सर्वेश्वरी उसे सजा कर लाई थी। धानी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथों में सोने की रोशनी से चमकती हुई चूड़ियां, गले में हीरे का हार, कानों में चंपा, रेशमी फीते से बंधे तरंगित खुले लंबे बाल, स्वस्थ सुंदर देह, कान तक खिंची किसी की खोज करती हुई बड़ी बड़ी आंखें, काले रंग से कुछ स्याह कर तिरछाई हुई भौहें, पैरों में लेडी स्टॉकिंग और सुनहले रंग के जूते। लोग स्टेज की अभिनेत्री शकुंतला को मिस कनक के रूप में अपलक नेत्रों से देख रहे थे। लोगों के मनोभावों को समझकर सर्वेश्वरी देर कर रही थी। मोटर से सामान उतरवाने, ड्राइवर को मोटर लाने का वक्त बतलाने, नौकर को कुछ भूला हुआ सामान मकान से ले आने की आज्ञा देने में लगी रही। फिर धीरे धीरे कनक का हाथ पकड़े हुए अपने अर्दली के साथ ग्रीन रूम की तरफ चली गई। लोग जैसे स्वप्न देखकर जागे। फिर चहल पहल मच गई। लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। धन कुबेर लोग दूसरे परिचितों से आंख के इशारे बतलाने लगे। इन्हीं लोगों में विजयपुर के कुंवर साहब भी थे, और न जाने कौन कौन से राजे महाराजे सौंदर्य के समुद्र से अतंद्र अम्लान निकली हुई इस अप्सरा की कृपा दृष्टि के भिक्षुक हो रहे थे। जिस समय कनक खड़ी थी, कुंवर साहब अपनी आंखों से नहीं, खुर्दबीन की आंखों से उसके वृहत रूप को देख रूप के अंश में अपने को सबसे बड़ा हकदार साबित कर रहे थे, और इस कार्य में उन्हें संकोच नहीं हुआ। कनक उस समय मुस्कुरा रही थी। भीड़ तितर बितर होने लगी। अभिनय के लिए पौन घंटा और रह गया। लोग पानी, पान, सोडा, लेमनेड आदि खाने पीने में लग गए। कुछ लोग बीड़ियां फूंकते हुए खुली असभ्य भाषा में कनक की आलोचना कर रहे थे। ग्रीन रूम में अभिनेत्रियां सज रही थीं। कनक नौकर नहीं थी, उसकी माँ भी नौकर नहीं थी। उसकी माँ उसे स्टेज पर पूर्णिमा के चांद की तरह एक ही रात में लोगों की दृष्टि में खोलकर प्रसिद्ध कर देना उचित समझती थी। थिएटर के मालिक पर उसका काफी प्रभाव था। साल में कई बार उसी स्टेज पर टिकट ज्यादा बिकने के लोभ से थिएटर के मालिक उसे गाने तथा अभिनय करने के लिए बुलाते थे। वो जिस रोज उतरती, रंगमंच दर्शक मंडली से भर जाता था। कनक रिहर्सल में कभी नहीं गई। ये भार उसकी माता ने ले लिया था। कनक को शकुंतला का वेश पहनाया जाने लगा। उसके कपड़े उतार दिए गए। एक साधारण सा वस्त्र वलकल की जगह पहना दिया गया। गले में फूलों का हार, बाल अच्छी तरह खोल दिए गए। उसकी सखियां अनसुया और प्रियमवदा भी सज गईं। उधर राजकुमार को दुष्यंत का वेश पहनाया जाने लगा, और पात्र भी सजाकर तैयार कर दिए गए। राजकुमार भी कंपनी में नौकर नहीं था। वो शौकिया बड़ी बड़ी कंपनियों में उतरकर प्रधान पार्ट किया करता था। इसका कारण खुद मित्रों से बयान किया करता। वो कहा करता था, हिंदी के स्टेज पर लोग ठीक ठीक हिंदी उच्चारण नहीं करते, वे उर्दू के उच्चारण की नकल करते हैं। इससे हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है। हिंदी के उच्चारण में जीभ की स्वतंत्र गति होती है। ये हिंदी ही की शिक्षा के द्वारा दुरुस्त होगी। कभी कभी हिंदी में वो स्वयं नाटक लिखा करता। ये शकुंतला नाटक उसी का लिखा हुआ था। हिंदी की शुभ कामना से प्रेरित हो उसने विवाह भी नहीं किया। इससे उसके घरवाले उस पर नाराज हो गए थे, पर उसने परवाह नहीं की। कलकत्ता सिटी कॉलेज में वो हिंदी का प्रोफेसर है। शरीर जैसा हष्टपुष्ट वैसा ही सुंदर और बलिष्ठ भी है। कलकत्ता की साहित्य समितियां उसे अच्छी तरह पहचानती हैं। तीसरी घंटी बजी। लोगों की उत्सुक आंखें स्टेज की ओर देखने लगीं। पहले बालिकाओं ने स्वागत संगीत गाया। पश्चात नाटक शुरू हुआ। पहले ही पहल कण्वे के तपोवन में शकुंतला के दर्शन कर दर्शकों की आंखें तृप्ति से खुल गईं।
आश्रम के उपवन की वो खिली हुई अपने अंगों की सुरभि से कंपित दर्शकों के हृदय को संगीत की एक मधुर भीड़ की तरह कांप कर उठती हुई देह की दिव्य द्युति से प्रसन्न पुलकित कर रही थी। जिधर जिधर चपल तरंग की तरह डोलती फिरती लोगों की अचंचल अपलक दृष्टि उधर ही उधर उस छवि स्वर्ण किरण से लगी रहती। एक ही प्रत्यंग संचालन से उसने लोगों पर जादू डाल दिया। सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उसे गौरवपूर्ण आश्चर्य से देखने लगे। महाराज दुष्यंत का प्रवेश होते ही उन्हें देखते ही कनक चौंक उठी। दुष्यंत भी अपनी तमाम एकाग्रता से उसे अविस्मय देखते रहे। ये मौन अभिनय लोगों के मन में सत्य के दुष्यंत और शकुंतला की झलक भर गया। कनक मुस्कुराई। दोनों ने दोनों को पहचान लिया। उनके अभ्यंतर भावों की प्रसन्नता की छाया दर्शकों पर भी पड़ी। लोगों ने कहा, बहुत स्वाभाविक अभिनय हो रहा है। क्रमशः आलाप परिचय रागरस प्रियता आदि अभिनीत होते रहे। रंगशाला में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे सब लोग निर्वाक कोई मनोहर स्वप्न देख रहे हों। गांधर्व रीति से विवाह होने लगा। लोग तालियां पीटते सीटियां बजाते रहे। शकुंतला ने अपनी माला दुष्यंत को पहना दी, दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को। स्टेज खिल गया। ठीक इसी समय बाहर से भीड़ को ठेलते, चैकरों की भी परवाह न करते हुए कुछ कांस्टेबलों को साथ ले पुलिस के दारोगा जी बड़ी गंभीरता से स्टेज के सामने आ धमके। लोग विस्मय की दृष्टि से एक दूसरा नाटक देखने लगे। दारोगा जी ने मैनेजर को पुकार कर कहा, यहां इस नाटक मंडली में राजकुमार वर्मा कौन है? उसके नाम वारंट है, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तमाम स्टेज थर्रा गया। उसी समय लोगों ने देखा, राजकुमार वर्मा दुष्यंत की ही सम्राट चाल से निशंक वन्य दृश्य पट के किनारे से स्टेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और वीर की दृष्टि से दारोगा को देखने लगा। वो दृष्टि कह रही थी, हमें गिरफ्तार होने का बिल्कुल खौफ नहीं। शकुंतला कनक भी अभिनय को सार्थक करती हुई किनारे से चलकर अपने प्रिय पति के पास आ हाथ पकड़ दारोगा को निसंकोच दृप्त दृष्टि से देखने लगी। कनक को देखते ही शहद की मक्खियों की तरह दारोगा की आंखें उससे लिपट गईं। दर्शक नाटक देखने के लिए चंचल हो उठे। हमने रुपए खर्च किए, हमारे मनोरंजन का टैक्स लेकर फिर उसमें बाधा डालने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। ये दारोगा की मूर्खता है जो वो अभियुक्त को यहां कैद करने आया। उसे निकाल दो। कॉलेज के एक विद्यार्थी ने जोर से पुकार कर कहा, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। हजारों कंठ एक साथ कह उठे। ड्रॉप गिरा दिया गया। निकल जाओ, निकल जाओ। पटापट तालियों के वाद्य से स्टेज गूंज उठा। सीटियां बजने लगीं। आहा, कुर्बान जाऊं साफा, कुर्बान जाऊं डंडा। छछूंदर जैसी मूछें, ये कद्दू जैसा मुंह। दारोगा जी का सिर लटक गया। भागो 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 के बीच उन्हें भागना ही पड़ा। मैनेजर ने कहा, नाटक हो जाने के बाद आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। मैं उनके पास गया था, उन्होंने आपके लिए ये संवाद भेजा है। दारोगा को मैनेजर गेट पर ले जाने लगे, पर उन्होंने स्टेज के भीतर रहकर नाटक देखने की इच्छा प्रकट की। मैनेजर ने टिकट खरीदने के लिए कहा। दारोगा जी एक बार शान से देखकर रह गए, फिर अपने लिए एक ऑर्केस्ट्रा का टिकट खरीद लिया। कांस्टेबलों को मैनेजर ने 3rd क्लास में ले जाकर भर दिया। वहां के लोगों को मनोरंजन की दूसरी सामग्री मिल गई। थिएटर होता रहा। मिस कनक द्वारा किया हुआ शकुंतला का पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया। एक ही रात में वो शहर भर में प्रसिद्ध हो गई। नाटक समाप्त हो गया। राजकुमार ग्रीन रूम से निकलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 4 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।